तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। एक लड़ाका, एक वजीर या कहें तो एक सेनापति जो दुनिया के कई बड़े हिस्सों में जीत हासिल कर चुका था, तलवार की दम पर हर दिन हर वक्त सिर्फ आगे बढ़ने की सोचता था, नए प्लान्स बनाता था, एक के बाद एक राज्यों पर अपना कब्जा जमा रहा था। महज 52 साल की उम्र में उसकी मौत हुई, पर उसकी कहानी सुनो तो उसका अंत होता दिखता नहीं, जिसका कोई दूसरा छोर नहीं, जिसकी कहानी के सिर्फ दो ही हिस्से, जीत या हार। वो हर वक्त सिर्फ चढ़ा या उतरा। ये था फ्रांस का शासक नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन और उसकी सेना उस दौर में यूरोप में ऐसी छाई हुई थी कि दुनिया के कई राजा और विशेष तौर पर राजकुमार उसकी बहादुरी के दीवाने थे। उसके प्रशंसकों में से एक बड़ा नाम हिंदुस्तान से भी था, और यह नाम था मैसूर के शासक हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान का। यूरोप से लोग मैसूर आते थे और टीपू को नेपोलियन के किस्से सुनाते थे। टीपू नेपोलियन से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस फ्रांसीसी सेनापति से अपना कनेक्शन तक जोड़ लिया था। कैसे बना था ये कनेक्शन और उसके बनने का मकसद क्या था? आखिर यूरोप के नेपोलियन और हिंदुस्तान के टीपू सुल्तान एक दूसरे से चाहते क्या थे? दोनों के बीच कौन सी डील लगभग पक्की हो चुकी थी? इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों का हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख में। आज बात फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट की, और ये भी बताएंगे कि उसका टीपू सुल्तान से क्या संबंध था। पहले बात लेकिन नेपोलियन की करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की क्रांति की पैदाइश था, जिसने यूरोप के राजाओं और ज़ारों की सत्ता को ललकारा था। नेपोलियन की उम्र तब महज 24 साल थी जब फ्रांस के तुलो इलाके में अंग्रेज़ों को उसने धूल चटा दी थी। ये उसकी पहली जीत थी। फ्रांस में उस समय सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी वहाँ की डायरेक्टरी थी। 5 सदस्यों का यह समूह ही देश चलाता था और सुरक्षा से जुड़े फैसले भी लेता था। डायरेक्टरी में बैठे नेता नेपोलियन बोनापार्ट से काफ़ी प्रभावित थे। उन्होंने 1796 में यानी महज 27 साल की उम्र में उसे एक बहुत बड़ा जिम्मा सौंपा था। डायरेक्टरी ने नेपोलियन बोनापार्ट को इटली जा रही सेना का मेन कमांडर या सेनापति बना दिया था। नेपोलियन ने इस दौरान जो किया, उसके रणनीतिक कौशल से पूरा यूरोप चौंक गया था। नेपोलियन ने इटली में लड़ाई भी लड़ी और साथ ही वहां की जनता को आज़ादी का भरोसा दिलाकर अपनी साइड भी किया और फिर आसानी से इटली जीता। अब हर जीत के साथ नेपोलियन की शोहरत बढ़ रही थी। वो लोगों और सैनिकों का विश्वास जीत रहा था। सिपाही तो उससे ही फ्रांस का सबसे बड़ा नेता मानने लगे थे। इटली जीतने के बाद नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया और वेनिस सब जीते। अब वो इतना ताकतवर था कि फ्रांस की सत्ता उसके जेब में आने को तैयार थी। लोग इसके लिए आवाज़ भी उठाने लगे। गली गली बस उसके ही चर्चे होने लगे। और इसी दौरान नेपोलियन फ्रांस वापस लौटा। लोगों ने सराखों पर उसको बैठा लिया, सीजर वाला मामला है। लेकिन इसके बाद भी अभी उसका फ्रांस की सत्ता हासिल करने का कोई इरादा था नहीं तब तक के। उसका इरादा कुछ और था, और वो इरादा था दुनिया फतेह करने का। अब उसकी नज़र उन देशों पर थी जो पूर्व में बसते थे, यानी मध्य पूर्व और एशियाई मुल्क। इन्हें लेकर वो लंबे समय से कहता आ रहा था कि पूर्व में जहाँ 60 करोड़ लोग बसते हैं, उनके मुकाबले यूरोप महज एक तिल के समान है। पूर्व में महान साम्राज्य हैं, इतनी संपत्ति है कि उसके सामने यूरोप कुछ भी नहीं। लेकिन पूर्व में जाने से नेपोलियन को एक ही शख्स रोक रहा था, और वो था इंग्लैंड का महान सेनापति होरेशियो नेल्सन। नेपोलियन की तरह नेल्सन की बहादुरी और साहस के किस्से भी काफ़ी मशहूर थे। नेल्सन ने लड़ाइयों में अपनी एक आंख और एक बाजू तक को खो दिया था, लेकिन फिर भी अपने देश के लिए लड़ने का उसका जज्बा कहीं से कहीं कम नहीं हुआ। होरेशियो नेल्सन अपनी टुकड़ी के साथ समुद्री इलाकों में ही घूमा करता था। नेपोलियन पर उसकी खास नज़र थी, और ऐसे में नेपोलियन पूर्व में जाना तो चाहता था, ईस्ट जाना चाहता था, लेकिन नेल्सन की नज़र से बचकर, क्योंकि नेपोलियन को पता था कि अगर नेल्सन को उसके ईस्ट के प्लान के बारे में भनक लग गई तो पूरी ब्रिटिश नेवी उसे रोकने के लिए समुद्र में उतर जाएगी और अपना सब कुछ झोंक भी देगी। क्योंकि ब्रिटिश सरकार जानती थी कि अगर नेपोलियन पूर्व के देशों में पहुंच गया और उसने वहां अपनी पैठ बना ली तो फिर अंग्रेजों का बेड़ा गर्क हो जाएगा। उन्होंने सालों से जो कुछ पूर्व में हासिल किया वो सब खत्म भी हो सकता था। आखिर नेपोलियन के पूर्व में पहुंचने से अंग्रेजों को क्या नुकसान पहुंचता, आइए ये भी आपको बताते हैं। इस बात का जवाब नेपोलियन के एक प्लान से मिलता भी है जो उसने पूर्व के देशों को लेकर बनाया था और फ्रांस की डायरेक्टरी के साथ इसे शेयर किया था। ये प्लान बहुत बड़ा था। भारत के टीपू सुल्तान भी इस प्लान का हिस्सा थे।
दरअसल नेपोलियन का प्लान था कि वो मिस्र और उसके आसपास के देशों में कब्जा करके उसे फ्रांसीसियों का गढ़ बना देगा, एक बेस। वहाँ कॉलोनियाँ बनाएगा, फ्रांस का ट्रेड यानी व्यापार बढ़ाएगा, पैसा आएगा जिससे वो फ्रांसीसियों की सैन्य क्षमता में भारी भरकम इजाफा करेगा और उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेगा और हिंदुस्तान का रुख करेगा। नेपोलियन कहता था कि भारत में वो मैसूर के शासक टीपू सुल्तान के साथ मिलकर अंग्रेजों से सीधी जंग लड़ेगा। यूरोपीय इतिहासकारों के मुताबिक उसने डायरेक्टरी से कहा था कि इसे लेकर उसकी टीपू सुल्तान से बात भी चल रही है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, पूर्व में पहुंचने के लिए नेपोलियन इंग्लैंड के सेनापति होरेशियो नेल्सन से बचने का तोड़ ढूंढ रहा था। 1796 के अंत में उसे ऐसा मौका मिला भी। उस समय ब्रिटेन और स्पेन के बीच जंग छिड़ी थी। यूरोप में ब्रिटिश नेवी का पूरा ध्यान इसी युद्ध पर लगा हुआ था। नेपोलियन ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए महीनों तक एक प्लान बनाया और फिर गुप्त तरीकों से अपनी सेना लेकर वो मिस्र पहुंच गया। 1798 में मिस्र पहुंचकर उसने एक के बाद एक कई शहर जीते। 21 जुलाई 1798 को उसने मिस्र की राजधानी काहिरा के मामलुक सुल्तान को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उस दिन फ्रांसीसी सेना 4000 साल पुराने मिस्र के पिरामिड्स के सामने खड़ी थी और नेपोलियन अपने सैनिकों से कह रहा था कि आने वाली 40 शताब्दियां तुम्हें देख रही हैं, वो तुम्हें भूलेंगे नहीं कभी। अब नेपोलियन बैटल ऑफ पिरामिड्स भी जीत चुका था, लेकिन नेपोलियन और उसकी सेना की यह खुशी ज्यादा दिन तक टिकी नहीं, क्योंकि ब्रिटिश सेना के सेनापति नेल्सन को पता लग चुका था कि नेपोलियन मिस्र तक पहुंच चुका है। नेल्सन सब कुछ छोड़ सीधे बड़ी सेना लेकर मिस्र के लिए रवाना हुए। 1 अगस्त 1798 को नेल्सन ने नेपोलियन की सेना पर धावा भी बोल दिया। 2 दिन के अंदर नेल्सन ने बाजी मार ली। नेपोलियन किस्मत का धनी था और वो नेल्सन के हाथों हार कर भी बच गया और वापस फ्रांस चला आया। इसके बाद नवंबर 1799 में उसने तख्ता पलट करके फ्रांस की सत्ता हथियाई। जिस ताकत की चाह में वो लड़ता रहा, अब वो उसकी जेब में आ गई थी। उसने नया संविधान बनवाया जिसमें वो पहला काउंसिल नियुक्त हुआ, फिर बाकायदा चुनाव हुए और लोगों ने उसे भरपूर समर्थन भी दिया। पॉपुलर था वो। आगे जाकर उसने पूरे यूरोप पर अपना परचम लहराया, जर्मनी जैसे कई बड़े देशों पर जीत हासिल की। इधर भारत में ब्रिटिश आर्मी को टीपू सुल्तान और नेपोलियन कनेक्शन की भनक लग चुकी थी। अंग्रेजों ने तुरंत भारत के अपने सुस्त और आलसी माने जाने वाले तत्कालीन गवर्नर जनरल जॉन शोर को हटाया। उनकी जगह लॉर्ड वेल्लेस्ली को नियुक्त किया। लॉर्ड वेल्लेस्ली तेज तर्रार जनरल था। उसने पता लगा लिया कि पौंडीचेरी, जो उस समय भारत में फ्रांसीसियों का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, वहीं के ऑफिसर्स के जरिए टीपू की बात नेपोलियन से हुई थी। लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू के कोई कदम उठाने से पहले ही बड़ी चाल चल दी। उसने हैदराबाद के निज़ाम को पटा लिया, जो टीपू की तरह ही काफ़ी समय से पौंडीचेरी के फ्रांसीसी अफसरों का दोस्त था। निज़ाम ने अंग्रेज़ों के कहने पर फ्रांसीसियों से अपनी संधि तोड़ी और फ्रेंच सैनिकों को हैदराबाद से निकाल दिया। बस फिर क्या था, अंग्रेज़ों ने मराठों और हैदराबाद के निज़ाम के साथ मिलकर टीपू को घेरा। इसी लड़ाई को कहा गया चौथा अंग्रेज मैसूर युद्ध। 4 मई 1799 को इसी युद्ध में टीपू सुल्तान मारे गए। बताते हैं कि टीपू के मरने के बाद नेपोलियन ने भी हिंदुस्तान आने का ख्वाब फिर छोड़ दिया था। आज के लिए इतना ही। तारीख के इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी अभय ने और कैमरे पर इसे जतिन ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।